नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग का सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ बौद्ध स्तर। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको मेमोरी लेवल पढ़ाया और मेमोरी लेवल में कुछ पॉइंट्स रह गए थे। जिस तरह से हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, स्मृति स्तर का प्रतिमान, इसी प्रकार बौद्ध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन ने दिया। और मेमोरी लेवल में भी 4 स्टेप थे और अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप कौन से? उद्देश्य यानी फोकस, संरचना सिंटैक्स, सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली, ये 4 स्टेप से होकर गुजरेंगे हम। जिस तरह से हर्बर्ट ने अपनी पंचपदीय प्रणाली दी, इसी प्रकार मॉरिसन ने भी अपने सिंटैक्स में 5 पद डाले हैं। तो बौद्ध स्तर क्या है और किस लेवल का है, इसमें क्या खास बात है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि हमें सबसे पहले मेमोरी लेवल को समझ लेना चाहिए। उसके बगैर इस लेवल को अचीव नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर शिक्षक छात्रों के बौद्धिक व्यवहारों को विकसित करने का प्रयास करता है ताकि छात्रों में सामान्यीकरण, सूझबूझ, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित हो सके। इसी स्तर पर छात्रों को नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों के संबंध में बोध करना सिखाया जाता है। बौद्ध स्तर के प्रतिमान मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, इस स्तर पर प्रतिमान का मॉरिसन महोदय ने इस मॉडल को दिया। सोपान मैंने आपको बताया है, 4 सोपान इसके होते हैं, मतलब 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप से 4 सीढ़ी से होकर आगे गुजरती है और हर एक स्टेप की अपनी प्रोसेसिंग है। उस प्रोसेसिंग को करने के बाद ही अगले स्टेप पे आप पहुंचते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रतिमान का उद्देश्य है कि छात्र प्रत्यय यानी किसी भी विषय पे मास्टरी हासिल कर ले। इसका मेन उद्देश्य है कि अपने कॉन्सेप्ट, अपने टॉपिक, अपने विषय पे पूरी मास्टरी हासिल कर ले। इसे रटने पर बल नहीं दिया जाता, क्योंकि मेमोरी लेवल रटने का लेवल है और यह समझने का लेवल है, मास्टरी का लेवल है। पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व पर बल दिया जाता है। साथ ही छात्र के व्यक्तित्व के विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। दूसरा स्टेप है सिंटैक्स, संरचना। इसमें 5 पद हैं इसके। प्लानिंग यानी योजना, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, परिपाक यानी फीडबैक, व्यवस्था, सिस्टम, वर्णन, डिस्क्रिप्शंस। तो हम सबसे पहले प्लानिंग समझ लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में प्लानिंग क्या है। प्लानिंग में 3 क्रियाएं होती हैं। प्रश्न पूछकर छात्र का पूर्व ज्ञान जान लेना, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध कर लेना। तीसरा है निश्चित करना कि नवीन ज्ञान को छात्रों को किस प्रकार दिया जाए, यानी प्रश्न पूछना और पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके क्रमबद्ध कर लेना और नवीन ज्ञान से किस प्रकार जोड़ा जाए। ये प्लानिंग आपकी शुरू में होती है इस लेवल पर। दूसरा है प्रेजेंटेशन। इस सोपान में भी शिक्षक 3 क्रियाएं करता है। पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ता है। यह देखता है कि पाठ्य वस्तु का बोध हुआ है या नहीं छात्रों को। यदि नहीं हुआ तो कितने छात्रों को नहीं हुआ। तीसरा है पाठ्य वस्तु की उस समय पर पुनरावृत्ति करना
जब तक वह अधिकांश छात्रों को समझ में आ जाए। यानी पाठ्य वस्तु के को तोड़ना छोटे छोटे में, और उसका बोध कराना, और जब तक कराना जब तक सभी बच्चों को समझ में ना आ जाए। इसकी भी 3 क्रियाएं होती हैं। परिपाक फीडबैक क्या है, फीडबैक भी लेंगे अब। प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिकांश विद्यार्थी नवीन ज्ञान को समझ गए हैं या नहीं। छात्र परिपाक के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्र को परिपाक के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। परिपाक में कुछ बातों पर महत्व दिया जाता है, जैसे छात्रों को सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन, यानी कि कॉन्सेप्ट को जोड़ना एक तरह से, क्या अवसर प्रदान करना। विषय वस्तु की गहनता से अध्ययन करना, छात्र की व्यक्तिगत क्रियाओं का महत्व, जिसमें उसका प्रयोगशाला या पुस्तकालय में जाकर काम करना, पर्यवेक्षण, कालांश की व्यवस्था करना, जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र का पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व हुआ है या नहीं। यानी कि ये परीक्षण करना कि बच्चे ने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें उसको मास्टरी हासिल हुई है या नहीं। ऐसा वो छात्रों को पुनः करने के लिए अवसर दिया जाता है। सिस्टम, चौथा पॉइंट है इसका आपका सिस्टम यानी व्यवस्था। स्वामित्व परीक्षा में सफल होने के बाद, इससे पहले क्या था कि आपका जो फीडबैक था उसमें आपने अपने विषय पर मास्टरी प्राप्त कर ली या नहीं। तो व्यवस्था में क्या होता है, स्वामित्व परीक्षा में सफल होने के बाद छात्र व्यवस्था या वर्ण कालांश में प्रवेश पाता है। इसके बाद स्वामित्व परीक्षा में पास हो जाने के बाद में वर्णन या व्यवस्था या वर्णन कालांश में प्रवेश पाता है। यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पाठ्य वस्तु किस तरह की है, वो ह्यूमैनिटीज़ विषय है या साइंस के विषय हैं। प्रकृति का मतलब ये है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो ह्यूमैनिटीज़ है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, व्यवस्था भी होती है और डिस्क्रिप्शन भी होता है, वर्णन भी होता है। और अगर साइंस के हैं तो व्यवस्था नहीं होती, सीधे आगे वर्णन कालांश में चला जाता है। व्यवस्था कालांश में छात्रों को पुनः प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाता है, अर्थात छात्रों को पाठ्य वस्तु बिना किसी की सहायता लिए अपनी भाषा में लिखनी होती है। व्यवस्था में व्याकरण, विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों में पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं है, अतः विद्यार्थी सीधा वर्णन कालांश में चला जाता है। 5वां पॉइंट है, स्टेप है यानी सोपान है, डिस्क्रिप्शन। वर्णन कालांश में छात्र पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। लास्ट में यह आता है कि वो जब उसमें मास्टरी हासिल कर लेता है और पूर्णतः महारत हासिल कर लेता है तो वह उसको क्या कहें, मौखिक रूप में एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। 4 स्टेप में हमारा 3rd स्टेप है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, यानी सोशल सिस्टम में। इस स्तर में सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों के अनुसार बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। प्रस्तुतिकरण शुरू में यानी प्रेजेंटेशन में जो है टीचर से अधिक क्रियाशील रहता है, जबकि परिपाक यानी फीडबैक में शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इस स्तर पर बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सामाजिक प्रणाली जो है ये एक रोटेशन में है, मतलब कभी स्टूडेंट सक्रिय है, कभी टीचर सक्रिय है, तो ऐसी स्थिति में पहुंचते रहते हैं। तो और दोनों तरह की प्रेरणा इसमें हमको मिलती रहती है। 4था स्टेप है हमारा मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। बौद्ध स्तर पर मौखिक तथा लिखित यानी निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं बौद्ध में, जबकि
आपका मेमोरी लेवल में कैसा होता है, सिर्फ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपके, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया, तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ गए, यानी कि आपकी समझ किसी को समझने में क्या है, यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन भी आपके आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि प्राइमरी लेवल में एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ बड़े डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन नहीं होते। छात्र की प्रस्तुतिकरण कालांश में प्रस्तुतिकरण परीक्षा व्यवस्था कालांश में लिखित परीक्षा तथा वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा पास करनी होती है। यानी कि प्रस्तुतिकरण में कैसा होता है, प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं, व्यवस्था कालांश में लिखित परीक्षा और वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा। यानी कि आप 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं। आपके प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन मौखिक, और फिर लिखित, और फिर मौखिक। क्रिटिसिज्म, आलोचना। अंडरस्टैंडिंग में जैसा मॉरिसन ने बताया, इसकी क्या आलोचना हुई, क्या ऐसा है जो इसमें कमियां पैदा करती हैं या अच्छाइयाँ पैदा करती हैं, या हमारे लिए किस तरह से ये उपयोगी है, इसके बारे में आलोचना समझते हैं। पाठ्य वस्तु के समावेश पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के सामूहिक पर, मतलब मास्टरी पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जबकि मानवीय व्यवहार को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पाठ्य वस्तु पर फोकस होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें शिक्षक की विषय वस्तु में तल्लीनता को ही छात्रों के लिए प्रेरणा माना गया है, जबकि मनोवैज्ञानिक प्रेरणा इससे कहीं अधिक प्रभावी है। तीसरा पॉइंट है, पाठ्य वस्तु के स्वामित्व में छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यह मॉडल मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से प्रभावी है। छात्रों को पाठ्य वस्तु का गहनता से बोध कराया जाता है। यह है इसकी आलोचनाएं। क्रिटिसिज्म क्या है। अब आते हैं सजेशंस। क्या इसमें कुछ अच्छा बुरा आप सुझाव दे सकते हैं? तो इसके लिए सुझाव है कि छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा उठाया जाए। दूसरा, स्मृति के स्तर के शिक्षण के बाद ही इसी स्तर पर शिक्षण क्या दिया जाए, यानी कि मेमोरी लेवल को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आएँ और उसी तरह के क्वेश्चन दिए जाए। यदि मेमोरी लेवल आपका पूरी तरह से सही नहीं है तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का बेस मेमोरी लेवल है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही, उसे पूरा करने के बाद ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। एक क्लास में सफल होने पर ही छात्रों को दूसरे क्लास में प्रवेश देना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा इसे प्रस्तुतिकरण सही से कर पाया तो उसको व्यवस्था में पहुंचा देना चाहिए, और यदि व्यवस्था से सही कर पाया तो उसको डिस्क्रिप्शंस के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। यानी कि जब तक आपका एक स्टेप पूरा ना हो जाए अगले स्टेप में नहीं जाना चाहिए। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उचित प्रयास किए जाना चाहिए। ये था आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी अवबोध स्तर कि इस स्तर पर बच्चे को किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, निबंधात्मक क्वेश्चन इसमें होने चाहिए, और इसमें नियम और सिद्धांतों का आप उसमें इंटरप्रिटेशन करना सीख जाता है। अपने कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल इसको हो जाती है। तो इस लेवल से हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि इससे पहले मेमोरी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा है चिंतन लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल। इस पर चर्चा अगले लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।